वालिद साहब ने मेरे दाखिला कराया नाज़माबाद में हैप्पी डेल में। अब कराची वाले में जो रहते नहीं उनके मोहल्ले तो उनको पता नहीं होंगे। बहरहाल वो अच्छा स्कूल था उस ज़माने में, प्राइवेट स्कूल था। फिर मुझे पब्लिक स्कूल में दाखिल कराया मेरे घर माहौल से निकालने के लिए, क्योंकि आप मुझसे आज गिल्ली डंडे, कंचे, पतंग, लट्टू, पॉकेट, जो भी आप जितनी भी तफसील मालूम करनी है मैं आपको 2 मिनट में गिना दूंगा सारी, क्योंकि घर में मैं कम और गलियों में ज़्यादा होता था। मेरे पास 50 कबूतर भी थे चौथी जमात में, ठीक है ना, उनकी ब्रीडिंग ये वो तमाम चीज़ें। तो माशाल्लाह उन तमाम लवाजमात से मैं मुर्रस्सा था जिसे वालिदैन भागना चाहते हैं, अपनी औलाद को दूर रोकना चाहते हैं। तो उन्होंने मुझे पब्लिक स्कूल हैदराबाद में दाखिल करा दिया, जहाँ पर रजी से मेरी मुलाकात हुई। तो वहाँ पे भी मेरे जो पढ़ने में अच्छा था, खेलने में भी अच्छा था। 8वीं में मैंने सन 74 में मैंने 8वीं जमात में नेशनल बास्केटबॉल चैम्पियनशिप खेली थी कराची NSCC में। तो वो भी मेरे लिए माशाल्लाह, फिर मैं पाकिस्तान की टीम में भी मुंतखब हुआ था 82 में एशियन गेम्स के लिए बास्केटबॉल की। तो वो चीज़ें भी साथ चल रही थी। फिर मेरा जो चेहरा था एक सियासत के हवाले से पहचाना जाता था कॉलेज के अंदर। तो पढ़ाई के हवाले से मैं पढ़ता ज़रूर था, लेकिन मेरा पहला जो शनाख्त जो थी वो मेरा खेल था या सियासत थी। पब्लिक स्कूल में जब मैं था, मेरे फर्स्ट ईयर में नंबर आए। रजी जब मुझसे 1 साल सीनियर थे, डावा मेडिकल कॉलेज से आए। कहने लगा क्या रिज़ल्ट आ गया? मैंने कहा रिज़ल्ट आ गया। कहने लगा कितना नंबर है? मैंने कहा 68.9% आई है। कहने लगा अच्छा यार, फिर तो तुम लोअर लिम करोगे। तो मैंने कहा यार लोअर लिम क्या होता है? कहना सिर्फ वो लड़के डायसेक्शन करते हैं। तो मैंने कहा और क्या होता है? कहने लगा अपर लिम होता है। मैंने कहा वो क्या होता है? कहना सारी लड़कियां लोअर अपर लिम स्टार्ट करती हैं और जो ऊपर के लड़के होते हैं परसेंटेज में मेरिट में उनको उनके साथ रखा जाता है। मैंने कहा मैंने तो लोअर लिम ही करना है। तो मैंने इंटर में मैंने जब सेकेंड ईयर में भी परसेंटेज आए 82 मिला के 74.7 बनी, जिसमें 20 नंबर NCC के थे, 10 मैट्रिक के थे। तो मुझे अपर लिम मिल गया। तो पहली तो मुझे इंसेंटिव वो रजी ने मुझे आन के चढ़ाया। मोटिवेशन मेरा कहने का मकसद है कि कुछ चीज़ों से आदमी मोटिवेट होता है और वो कर जाता है जो उसके जहन में नहीं होती। ऐसी बुलंदियों को छू लेता है जिसने कभी उसका जहन में ख्याल नहीं होता उसको, और वो ये चीज़ें गोद में नहीं गिरती हैं। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है आपको ऑनेस्टी चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, कमिटमेंट चाहिए और डिसिप्लिन चाहिए। सबसे मुश्किल काम जो है ना वो रात को बैठ के कुर्सी के ऊपर जो है ना बगैर गद्दे के या गद्दे के साथ पढ़ना है, वो सबसे मुश्किल काम है। और लिखना है, अगर आप रिसर्च में चले जाएं जैसे मैं कर रहा हूँ। अब जो है ना मेरा जो काम, अगर मैं जो काम कर रहा हूँ, अगर बैठ के मैं 6 घंटे रोज रात को अगर ना गुजारूँ तो मैं काम प्रोड्यूस नहीं कर सकता। घर भी संभालना है, बच्चे ये ना बोलें कि मैंने बाप की शक्ल नहीं देखी, या माँ बोले कि जब मुझे ज़रूरत पड़ती है स्टडी में बैठा होता है, लाइब्रेरी में बैठा होता है, आपने बर्तन भी धोने हैं, आपने घर, हमारे तो सब करते हैं काम, उनमें क्या कहते हैं टेबल भी साफ़ करनी है, बच्चों के साथ TV भी देखना है, उनके साथ जब सब सो जाएंगे फिर अपना काम शुरू करेंगे, ताकि उनकी ज़िंदगी में आपका रोल बराबर रहे। ये ना बोलने के अब्बा ने हमें दिया सब कुछ लेकिन वक्त नहीं गुजारा हमारे साथ, ठीक है ना। तो वो भी ज़रूरी है कि आपके तो उसको भी आपने मद्देनज़र रखना होता है। तो बहरहाल जब मैं कॉलेज में आया, उसके बाद इंटर किया, मेरे दोस्तों ने मुझे वीज़ा लगवा के भेजा आयरलैंड से कि ये ज़ाया हो रहा है, कर लेगा कुछ। मैं गया, उनके ज़मीनों पे सोए जैसे होता था, 15 दिन एक यहाँ 15 दिन एक यहाँ। तीसरे ने बोला मैं घर बड़ा साफ़ रखता हूँ, पता नहीं ये कैसे रहता है, मैं तो नहीं रखूँगा इसको। तो 3 दोस्तों ने वीज़ा भेजा, 15 दिन एक के था, वो एक मुझे 15 दिन के बाद वहाँ छोड़ ही आता था, 15 दिन होते थे वापस दूसरे का ले आता था। एग्ज़ाम पास किया, पहला मैंने अटैम्प्ट लिया FRCS का, पास हो गया। पहली जॉब मैंने जो की वो थ्योरी और वाइवा के दरमियान, आज थ्योरी है, कल मेरा इंटरव्यू है, परसों मेरा वाइवा है, और 4.5 घंटे मैंने सफ़र करके जाना है जॉब के लिए। वो जॉब भी पहली इंटरव्यू में मुझे मिली माशाल्लाह, और तकरीबन 2.5-3 साल में मैंने पूरा FRCS कंप्लीट किया, जो कि एक मेरे लिए नहीं, पढ़े लिखे के लिए नहीं है, हर किसी के लिए काफ़ी इतना जल्दी कम होता है। और मेरी सर्जिकल ट्रेनिंग भी मैंने वहीं पर जाके की थी। बहरहाल उसके बाद क्या कहते हैं, प्लास्टिक सर्जरी जो है ना काफ़ी मुश्किल फील्ड है इंग्लैंड के अंदर। तो उसमें जो है ना काफ़ी तगोदो करना पड़ती है, काफ़ी जो है ना पापड़ बेलने पड़ते हैं, और कुछ आपको जो है ना स्ट्रिंग्स जो है ना कठपुतलियाँ भी नचानी पड़ती हैं। उसमें मैं बिल्कुल सीधा हूँ, मेहनत करवा लें, आप खड्डे खुदवा लें, सब कर लूँगा, लेकिन जो ना मुझसे छोटी मोटी चीज़ें, बारीकियाँ जो है ना ज़िंदगी की, वो मुझसे नहीं हो पाती। तो मुझे 6ठे साल में उन्होंने मेरी छुट्टी कर दी
कि आपको अगर, क्योंकि मैं ओवरसीज रजिस्ट्रार गया था वहाँ पे, ओवरसीज रजिस्ट्रार गया था, तो उन्होंने कहा था कि अब आपके यहाँ पे आपको परमानेंट रेजिडेंस मिल गई है, तो आपको दोबारा फर्स्ट ईयर में जाना पड़ेगा अगर मैं ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है और NHS में जॉब लेनी है। तो मैंने कहा यार जिंदा आदमी एक दफ़ा रहता है, इनके चक्करों में पड़ा तो मेरी जहन जो ना हमेशा गुलामाना हो जाएगा। तो उस वक्त कानूनी तौर पे अलाउ था कि आप प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो मैंने प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू की और उनको बताने के लिए कि ये उनका नुकसान था, मेरा नहीं था। आज मैंने जो काम किया, जिन्होंने मुझे नौकरी दी उनको कोई नहीं जानता, पूरी दुनिया में मुझे लोग जानते हैं। तो तारीफ़ें तो आप हर कोई कर लेता है, ठीक है ना। आप किसी से पूछें, उससे ज़्यादा सखावत दुनिया में कोई करता नहीं, उससे ज़्यादा अपने घर वालों का ख्याल कोई नहीं करता। लेकिन तारीफ़ और जो एक्नॉलेजमेंट होती है वो होती है जो कि दूसरा आपके लिए करे। मैं अपने मुंह से दूसरे की तारीफ़ कह रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जैसे अभी पिछले साल एक आर्टिकल छपा, उसका नाम है फ्रांचेस्को जी ब्रावो। फ्रांचेस्को जी ब्रावो मैड्रिड का सर्जन है। तो उसने प्लास्टिक सर्जरी की सन 1860 से लेके 2020 तक उसने खाका खींचा। 3 अदवार में उसको उसने तकसीम किया। पहला था इस्टेब्लिशमेंट, दूसरा था, पहला था सॉरी रिकग्निशन, दूसरा था इस्टेब्लिशमेंट, तीसरा था रिफाइनमेंट। ऐसी सर्जरी जो ना हमारा जो है काम सारा दिखाई देता है। रजी से कह रहा था हमारा काम है दीवार में प्लास्टर करना, पीछे रजी ने जो चुनाई की है, जो पीछे वो हम उर्दू में कहते हैं रद्दे लगाना, जो ब्लॉक्स लगाए वो कैसे लगे किसी को नहीं पता, ठीक है ना। ऊपर से प्लास्टर है, अगर अगले दिन प्लास्टर झड़ गया तो मुझे पैसे नहीं देगा वो, क्या भाई आपने काम क्या किया, तो स्कार इतना ख़राब आया है क्या कि उसमें इन्फेक्शन हो गई, आपने मेरी सिगरेट नहीं छुड़वाई, इन्फेक्शन मतलब ऑपरेशन से पहले तो मेरे सारे कॉम्प्लिकेशन हो गई, ये क्यों नहीं बताया आपने। तो हमारा काम जो ना सारा नज़र आता है, तो इसमें रिफाइनमेंट बहुत ज़रूरी है। तो तीसरा जो था ना, पहला था सन 1860 से लेके 1960 तक का, दूसरा था 1960 से लेके 220 तक का, सॉरी 210 तक का, 2010 तक का, और 2010 से जो 2020 तक का था उसने उसको 10 साल का पीरियड रखा रिफाइनमेंट का। उसमें उसने दुनिया के, मैं तो नहीं जानता था ना, मेरा जानने वाला था, 17 या 18 लोगों के उसने नाम दिए पूरे 160 साल तारीख में प्लास्टिक सर्जरी की एस्थेटिक में। उसमें रिफाइनमेंट में उसने मेरा नाम डाला कि मैंने जो टेक्निक्स लिखी हैं, जो टेक्निक्स को पीछे जो फ़िलासफ़ी थी, देखें ना, अब फ़िलासफ़ी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लाइफ की फ़िलासफ़ी हो, ज़िंदगी की हो, आपकी एकेडमी की फ़िलासफ़ी हो, जो आपकी वैल्यूज़ होती हैं, जो आपको देखने का अंदाज़ होता है, वो हमेशा मुख्तलिफ होना चाहिए। वो आपको लोगों से जुदा करता है। आप सब MBS कर लोगे, आप नौकरी लेने जाओगे, सबके पास डिग्री होगी, भाई आपका, भाई मैं ये भी करती थी, मैंने खैराती काम भी किया, मैं लोगों के घर भी जाती थी, उनकी मदद भी करती थी, मैं ये भी करता था, मैं वो भी करता था, मैं खेलता भी था, मुझे म्यूज़िक से भी रग़बत है। तो वो बोले कहा यार MBBS तो ये भी, लेकिन इसने काम इसने ज़्यादा अच्छा किया। तो ये हमारे लिए इसका जो है ना फैलाव, जो है ना इसकी सोच का फैलाव और इसके करने की जो है ना सख्त ज़्यादा है, कि ये अपने जो है ना इसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है, जो इसको भी नहीं पता, जो इतना काम कर रहा है फिर भी MBBS कर लिया, तो इसके अंदर कितना, इसके अंदर वो है कैपेसिटी है, ये तो जब हमारे साथ होगा जब ही पता चलेगा। तो दैट्स हाउ यू डिस्टिंग्विशेस योरसेल्फ फ्रॉम एवरीबडी एल्स, नॉट गोइंग बाय रटिफाइंग व्हाट यू आर डूइंग, but how you can think out of the box, lateralization of thought processing, that is the essential key for a success in your life. आप चाय बनाने वाला होगा ना, यार वो फलाने की चाय अच्छी है, या चौधरी फरजंद अली की कुल्फ़ी जो ना वहाँ बड़ी अच्छी मिलती है, या फ्रेस्को की मिठाई बड़ी अच्छी। ये तो सुबह मेरा झाड़ू लगाता है ना, 10 झाड़ू लगाने आते हैं, लेकिन ये जो झाड़ू लगाता है ना तो लगता है कि आज किसकी ड्यूटी थी, ठीक है ना। ऐसे अब जब डॉक्टर होंगे ना, बोलेंगे 10 ड्यूटी पे होते हैं, मुझे पता है फलाना जब ड्यूटी पे होता है ना, मैं इत्मीनान से घर पे बैठा होता हूँ, फलाना ड्यूटी पे होता है, मेरा दिल धक धक करता रहता है, यार पता नहीं ये क्या करते हैं मरीज़ के साथ। तो ये चीज़ें जो है ना, ये दीज आर द वेरी एसेंशियल थिंग्स। तो अल्लाह का शुक्र है ये भी हुआ, और मेरी 900 से ज़्यादा साइटेशंस हैं। प्लास्टिक सर्जरी में साइटेशंस कम होती हैं क्योंकि प्लास्टिक सर्जरी के डिपार्टमेंट्स कम होते हैं, प्लास्टिक सर्जन्स कम होते हैं हर जगह। हम इंग्लैंड में भी हमारे तकरीबन 2.5 लाख के ऊपर एक प्लास्टिक सर्जरी का डिपार्टमेंट है, हमारी 64 लाख की आबादी है। तो समझ लें हमारे 20-25 से ज़्यादा हमारे यूनिट्स नहीं है, हर यूनिट्स में कुछ कंसल्टेंट होते हैं, तो लिखते भी कम है। क्योंकि मेरा जो है ना, हाँ, जब मैंने पहले आर्टिकल, आपको मैं ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा, मैंने जब पहले आर्टिकल्स
मैं बह जाता हूँ, पटरी से बहुत जल्दी उतर जाता हूँ, डायग्रेस कर जाता हूँ अपने टॉपिक से। मैं एक मीटिंग में गया, मीटिंग में थे 7 टॉपिक्स थे, सारे ब्रेस्ट के ऊपर थे, 5 उसमें मेरी टॉक्स थी। 2007 की बात है, क्रोएशिया में मीटिंग थी। जब अंग्रेजों ने मुझे धक्का मारा तो मैं उनका कभी प्रेजेंटेशन नहीं की, पिछले साल मैंने की थी, क्योंकि मैंने कहा भाड़ में डालो, और मैंने कहा ऐसी जगह प्रेजेंटेशन करो जहाँ पर जो चाइना से आन के करे जाते हैं, चाइना जिसमें अंग्रेजी बोलना नहीं आती है, लोग मेरे जो क्या बोलेंगे, मुझे तो कम से कम अंग्रेजी तो बोलना आती है ना। तो आई स्टार्टेड प्रेजेंटिंग माई वर्क अक्रॉस द वर्ल्ड बट नॉट इन यूके। वहाँ पे क्या था, एक अमेरिकन बैठा था, मुझे पता नहीं था कौन है ये। जैसे ही मेरी टॉक थोड़ी सी लंबी हो जाए, डॉक्टर खान गिव मी योर कंक्लूजन, मॉडरेटर थे वो, गिव मी योर कंक्लूजन। मैंने कहा यार कैसा है, बददिमाग आदमी है, मैं इतनी जब पहुँच रहा हूँ उस पर पीक पे तो मुझे छुट्टी करने के चक्कर में लगा हुआ है ये। खैर का हो गई। तो उसके बाद क्या कहते हैं, वो वक्त आया उसके रिमार्क्स का, कंक्लूडिंग रिमार्क्स का। तो उसने कहा कि डॉक्टर खान जो थे, इनकी मुझे आइडियाज जो थे ना, इनकी टेक्निक्स जो थी, तमाम चीज़ें थी, इट्स वॉज वेरी इनोवेटिंग और वेरी क्या कहते हैं वेल अहेड ऑफ टाइम एंड ऑल दोस थिंग्स। बड़ा मुतासिर किया। जब वो बाहर जाने लगे तो मैं उनके पास गया, मैंने कहा शुक्रिया जी। अच्छा, मुझे पता नहीं था कौन है ये। मैंने कहा बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपको मेरी प्रेजेंटेशन पसंद आई। कहने लगे प्रेजेंटेशन तुम्हारी सारी बेहुदा थी, तुम्हारे आइडियाज़ अच्छे थे, अपनी प्रेजेंटेशन पे जोर डालो। मैंने तुम्हारी प्रेजेंटेशन की तारीफ नहीं की थी, तुम्हारे आइडियाज़ की तारीफ की थी। कभी मुलाकात होगी तो मैं बताऊंगा अपने कैसे इसको इम्प्रूव करना है। तो दीज आर 2 डिफरेंट सब्जेक्ट्स हो जाते हैं कि हाउ टू प्रेजेंट योर वर्क। आप बहुत ही गंदे काम को बहुत अच्छे तरीके से भी पेश कर सकते हैं, आप बहुत अच्छे काम को एक आम सी प्रेजेंटेशन से भी पेश करते हैं जिसमें आपका जो है ना आइडिया नहीं जा पाता। सो हाउ टू एक्सप्रेस योर सेल्फ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम नॉट गुड एट इट, माशाल्लाह रजी और जफ़र जो है इसमें महारत रखते हैं, मैं बिल्कुल नहीं हूँ। तो बहरहाल वो जब मैंने उनको आर्टिकल भेजा, गाला डिनर में मुलाकात हुई, मेरे साथ बैठे होते जो वहाँ डॉक्टर जम्बेली, क्रोएशिया का हेड ऑफ प्लास्टिक सर्जरी का सरबराह था, मीटिंग का भी इंचार्ज था। उसने बोला ये तुम्हारा पता है कौन बैठे हुए साथ? मैंने कहा नहीं मुझे तो नहीं पता। मैंने कहा ये पता है कि तनकीद पर तनकीद करे जा रहे थे और मेरी प्रेजेंटेशन की भी उन्होंने लताड़ दिया। तो कहने लगे ये टॉम बिग्स है, इसने दुनिया में पहला इम्प्लांट लगाया था, इस पर हॉलीवुड ने मूवी बनाई भी है। पिछले साल पाकिस्तान पूरी दुनिया का प्लास्टिक सर्जरी का चेयरमैन था, उससे पहले अमेरिका का चेयरमैन था, आजकल एडिटर इन चीफ है, जो सबसे बड़ा जर्नल है उसका। मैंने कहा अच्छा वो मेरे एक तरफ बैठा हुआ था, वो एक तरफ बैठा हुआ था। तो मैंने कहा कहने का इसको तुम भेजो, ये मेरा जो आज मैंने प्रेजेंट किया ना, ही इज़ गोइंग टू फास्ट ट्रैक इट इन हिज जर्नल, तुम भी बोलो तुम्हारे जो थे ना उसमें से भेजो उसको। अच्छा वो मैंने उससे बोला, कहने का कैन आई सेंड यू सम माई आर्टिकल्स और पब्लिकेशन? कहने का ऑफ कोर्स यू कैन। कार्ड निकाला, आई विल बी ऑनर्ड, इट विल बी ऑनर फॉर अस टू पब्लिश योर वर्क। कार्ड लेके चला गया। तो इससे पहले जो मैंने प्रेजेंट किया था उसको लिखने से पहले मैंने 3 उसको आर्टिकल भेज दिए, वो सटपटा गया। कहने लगा इंग्लैंड से, उसके अमेरिका से ईमेल आई, ह्यूस्टन अभी मैं पिछले 6 हफ्ते पहले मिल के आया हूँ उसके पास। तो कहने लगा कि मैं इंग्लैंड आ रहा हूँ, मैं आपके साथ चाय पे या किसी और भी चीज़ पे चलेंगे। उसने कहा कि शायद उसको दारू वारू का शौक है तो वो भी कर लेगा मेरे साथ। कहने लगा चाय पे विल हैव अ टी और समथिंग इफ़ यू हैव टाइम। तो मैंने उसको बोला टॉम तुम इंग्लैंड में तुम ज़िंदगी में 50 दफ़ा आए हुए होगे, आप कैंट आओ, मैं आपको कैंट में ऐसी चीज़ें दिखाऊंगा जो हमने देखी नहीं होगी। कहने लगे यार तुम सही कह रहे हो, मैं इंग्लैंड 50 दफ़ा आया हूँ, लेकिन मुझे खुशी इस बात की रही है क्योंकि मुझे पसंद भी इस बात पे हो कि तुम हर चीज़ में नया पहलू निकालते हो। तो उसको मैंने जो जगह दिखाई जहाँ खाना खिलाया, सन 16वीं सदी के रेस्टोरेंट में, मेरे अपनी सास का घर 16वीं सदी का बना हुआ है, वहाँ उसको लेके गया। तो वो तमाम चीज़ें देखी, बड़े इंप्रेस होकर गए। लेकिन उसने मुझे एक बात बोली, कहने लगा मैं इतने अरसे से इस फील्ड में काम कर रहा हूँ, लेकिन इंग्लैंड से तुम पहले सर्जन हो जिसने एस्थेटिक सर्जरी पे पेपर भेजे हैं मुझे। आज तक मुझे इंग्लैंड से कभी कोई पेपर नहीं आया। उसकी वजह यह है कि जब आप कंसल्टेंट बन जाते हैं ना, फिर आप कमाने के उसमें चक्कर में पड़ जाते हैं, ठीक है ना, टाइम आपका मनी हो जाता है। कंसल्टेंट बनने से पहले उसकी पोजीशन हासिल करने के लिए, जैसे मैं आपको बता रहा था कि डिग्रियां तो सबके पास होती हैं, कोई स्पोर्ट्स में होगा, कोई उसमें, तो किसी ने अगर रिसर्च ज़्यादा की हुई है तो आपको जो इंटरव्यू कर रहा है बोलेगा यार इसके पास रिसर्च है, मेरे यूनिट का नाम होगा, इसको रखो।
तो हमारी भी इसमें हमारे साथ काम करेगा, हमारा भी नाम होगा। तो अब क्या कहते हैं, तो वो जब क्या कहते हैं कंसल्टेंट बन जाते हैं, उससे पहले तो काम करते हैं वो अपने आप को पोजीशन लेने के लिए, अपॉइंटमेंट कराने के लिए। जब वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं फिर वो सब नामा कमाने में लग जाते हैं, पैसे बनाने में। अच्छा, अब क्योंकि सारा काम एस्थेटिक सर्जरी प्राइवेट में होती है, एनएचएस में नहीं होती है, वहाँ पे सरकारी अस्पतालों में, तो अब उनके पास ना कोई असिस्ट कराने वाला होता, ना कोई मदद करने वाला होता, ना कोई डेटा जमा करने वाला होता। तो उस वजह से एस्थेटिक सर्जरी जो कि प्राइवेट सेक्टर में होती है, क्योंकि वहाँ के कंसल्टेंट्स के पास सपोर्ट नहीं होती है, वहाँ से कोई आर्टिकल नहीं आता। क्योंकि मेरा सारा काम प्राइवेट में है और मैं जो ना जैसे बता रहा था कि शाम को में सकते थे 6 घंटे कुर्सी पे बैठने की, तो उसने जो है ना मुझे सबसे जुदा कर दिया। बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि मूसा के ऐसा की तरह ऐसे रखा तो मैं उधर हो गया, बाकी सब उधर हो गए। तो वो जो है ना वो बहुत ज़रूरी है कि अपने पहले तो अपने डिसिप्लिन जो आप काम कर रहे हो उससे ऑनेस्ट हो। अब देखो, मैं जैसे रजी से कह रहा था कि मेरी ज़िंदगी में मेरे पे 3 लोगों के बड़े एहसान आते हैं। एक मेरे वालिदैन के, ख़ासतौर पे मेरी माँ का, जिसने मुझे 9 महीने पेट में रखा। दूसरे मेरे असातिज़ा का, तमाम हरकतों के बावजूद मैं तालीम से जुड़ा रहा। तीसरा मेरे दोस्तों का, जो भी मुझे 1 घंटा भी अच्छा दे दे, मैं कहता हूँ कि मैं उसको उधार कैसे चुकाऊँगा, उस उधार चुकाने में मैं लगा रहता हूँ। हमेशा आता हूँ, 10 लोगों से मिलता है जिनको पिछली दफ़ा नाराज़ करके गया था, लेकिन एक दफ़ा लिस्ट लेके जाऊँगा जो मुझसे 15 इस दफ़ा नाराज़ होंगे। फिर 2 महीने बाद बहाना बना के आ जाऊँगा, यार वो पता नहीं क्या सोच रहा होगा, मुझे मिल के नहीं गया, मुझे घर पे खाना नहीं खाया, मैं फिर आ जाऊँगा। तो मेरे दोस्तों का भी मेरे पे बड़ा एहसान है कि जिनकी वजह से जो है ना मुझे उन्होंने हाथ भी पकड़ा, और प्लस ये खुलूस और जो मोहब्बत मिलती है उसका तो कोई मोल ही नहीं है। तो ये आज जो ऑडिटोरियम में बैठे हुए हैं, ये भी रजी ने अपनी वालिदा के नाम पे बनाया हुआ है, ठीक है ना। तो वालिदैन का बहुत बड़ा एहसान है मेरे पे, माँ का ख़ास तौर पे। अभी मेरी माँ ने माशाल्लाह 3 किताबें लिखी हैं, एक शायरी पे, एक जो है ना ज़रबुल अमसाल पे, उर्दू ज़बान का सबसे बड़ा जो मजमुआ है कलेक्शन 2500, वो मेरी माँ ने लिखी है, ठीक है। तीसरा भी उन्होंने वज़ाइफ के ऊपर किताब लिखी है। तो ये 3 किताबें जो है ना, अच्छा, पहली किताब की जब रूनुमाई हुई मैं डाओ में कराई, क्योंकि मेरी माँ डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन मेरे वालिद और ख़ासतौर मेरे दादा ने उनको आगे नहीं बढ़े दिया कि तू अपनी बीवी का खाएगा हाथ का क्या, जब तूने अपना कमाना तो बीवी को क्यों पढ़ा रहा तू। तो अम्मी मेरी पढ़ नहीं सकी। तो मेरे वालिद के मरने के बाद अम्मी ने किताबें लिखना शुरू की। किससे? 95 के बाद, सन 95 मेरे वालिद की हुई, और अब तक उन्होंने 3 किताबें लिखी, 90 बरस की हैं माशाल्लाह। अभी कभी दिखाऊंगा डॉक्टरों को ले जाके कि मैं पढ़ नहीं पाती, सुन तो वैसे ही नहीं सकती, दुनिया भी मेरे लिए अंधेरा हो रही है, तो भाई मेरे लिए तो कुछ, बेटा मेरे लिए कुछ कर, तो भी उनको दिखा के गाऊँगा। जब मैं पहली किताब डाउ मेडिकल कॉलेज की रूनुमाई के बाहर निकला तो मेरी क्लास की लड़कियाँ आई हुई थी, क्योंकि हमने ICU बनाया था चिल्ड्रंस के लिए, उसका भी इफ्तिताह था उस दिन। कहने की उम्र दराज, हमने तो तुम्हारा पहलू कभी देखा ही नहीं, हमने तो तुम्हें उल्टी सीधी हरकतें करते हुए देखा कॉलेज में, कि तुम अपने माँ बाप का इतना ख्याल भी कर रहे हो। काश हमारे बच्चे भी हमारा इतना ख्याल रखें, काश हमारी औलाद भी हमारा इतना ख्याल रखे। मैंने कहा आज भी आप अपना ही सोच रही हैं, ये नहीं कि घर जाके अपनी माँ की खिदमत करें, ठीक है ना। आप सोच रहे हैं कि मेरे बच्चे मेरी कैसी खिदमत करेंगे, आज ये नहीं सोच रही, बल्कि सोच रही हैं कि काश हमारे बच्चे भी हमारा इतना ख्याल करें। घर जाओ, माँ को जाओ, उनके साथ बैठो, उनकी बातें सुनो, उनके बोरचा खाने में टाइम गुजारो, अगर उन्हें हाथ पाँव काम करते हैं उनके हाथ पैर दो, ये तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है। तो हमारा जो है ना माशरा जो है ना बहुत खुद गर्ज होता चला जा रहा है। तो हमें जो है ना छोटी छोटी चीज़ें, आप बोलेंगे यार प्लास्टिक सर्जन आया था, पता नहीं अजीब अजीब किस्म की बातें कर रहा है, लेकिन ये वैल्यूज़ जो है ना, ये हम और आप जो है ना जब तक एक अपने पास ऑन नहीं करेंगे बच्चों को, तो ना बच्चों ने आपकी अदब करनी है। मैं कहता हूँ कि जिस घर में बाप ने माँ की इज्जत नहीं कराई, या माँ ने जिस घर में बाप की इज्जत नहीं कराई, औलाद ने दोनों की इज्जत नहीं करनी है, कि उनके लिए दोनों बराबर हैं। तो अगर आप माँ की इज्जत नहीं करेंगे, बाप की भी इज्जत नहीं होगी, माँ बाप की नहीं कराएगी तो माँ की भी इज्जत नहीं होगी। लेकिन इज्जत करना ज़रूरी है, ठीक है ना। जैसे मेरे बच्चे थे, मेरी सास जिंदा थी, लेके जाता था, कहता था कि यार ये अपने माँ बाप को अपने नानी के आगे पीछे घूमते देखेंगे, हमें कहने की ज़रूरत नहीं कि ऐसे उठो ऐसे बैठो, वो देख रहे हैं, ठीक है ना। जिनके पास ये मिसाल नहीं है तो वो जो है ना वो क्या कहते हैं, इस नेमत से महरूम है।
आपके पास ये मिसाल मौजूद है, अपने बच्चों की तालीम से करें, अपने जो है ना वैल्यूज़ को बरकरार रखें, अपने वालिदैन ज़िंदा हैं उनका आप ख्याल करें, जो मिलना है वो मिल जाएगा, जो आपके सामने में मौजूद हो आपके सामने मौजूद हो, ठीक है ना। इन तमाम चीज़ों के साथ इंसान में कैपेसिटी इतनी है कि उसको अंदाज़ा ही नहीं, जब भी गोता मारता है समंदर में नया सीपी निकाल के लाता है, लेकिन समंदर में गोता लगाना ज़रूरी है। जब तक गोता नहीं, मैंने नावल लिखा 4 ज़बानों में, उसका तर्जुमा हुआ है, अमेज़ॉन पे उसको इंग्लिश में उसका ट्रांसलेशन अवेलेबल है। मुझे पता ही नहीं था कि मैं लिख सकता हूँ। चाइना में लेक्चर देने जा रहा था, मैंने कहा 16 घंटे की डायरेक्ट फ्लाइट है, मैं कैसे 16 घंटे गुजारूंगा एक तरफ के। मैंने कहा यार कुछ लिखो। उस वक्त तालिबान जो है ना वो तालीमी इदारों में काफ़ी वो हिसाब किताब चला था। मैंने कहा मदरसों के हवाले से कुछ लिखा जाए। तो 16 घंटे में मैंने तकरीबन 80% नावल मुकम्मल किया। टॉयलेट पेपर्स के बाद टिश्यू पेपर्स के ऊपर मैंने लिखा, टॉयलेट रोल के ऊपर लिखा, अभी तक मेरे पास पड़ा हुआ है वो। वापसी पे उसको मैंने और 2-4 उसके, क्योंकि आर्टिकल्स लिखता हूँ, उसको मैंने 14 उसके मैंने कहा 14 इसके चैप्टर होने चाहिए, 15 जितने, हर एक में 10 सफ़े होने चाहिए, 15 सफ़े होने चाहिए। और 15 सफ़े तो मैं पता नहीं कितने लिख दिए हर आर्टिकल के ऊपर। आप उसको लिख दें, आपका नावल तैयार है। वो नावल लिखा। अब जब मैं लिखने बैठा तो मैंने एक दिन 16 और मतलब आने जाने की उसमें मेरा नावल तैयार था। सफाई करने में ज़्यादा टाइम लगा उसमें, ठीक है ना, उसके लिखना पढ़ना ये वो। लेकिन अब मैं खेलता भी हूँ, मैंने पोर्ट्रेट स्केचेस में बनाता हूँ चैरिटी के लिए, तो ठीक है ना, उसमें लोग पैसे भी देते हैं, क्या कहते हैं, अपना मेरा फन। इसके भी मैंने इकबाल का भी बनाया है, रज़ी का भी मैंने पोर्ट्रेट बनाया था। इकबाल ने अभी तक पैसे नहीं दिए मुझे, रज़ी का मैंने फ्री बनाया था। तो बहरहाल ये बहुत, अब दुनिया आपको पता नहीं कि आप क्या कर सकते हैं, किसी को अंदाज़ा नहीं कि आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि इंसान एक इतना अजीब और इतना कॉम्प्लेक्स आदमी है। उसको अपने बारे में मैं आपके बारे में बता सकता हूँ, मुझे अपने बारे में नहीं पता, क्योंकि मैंने वो ट्राई नहीं किया। आप तो नज़र आते हैं, मैं कह दूंगा भाई फलाना ये फलाना ये फलाना ये, मुझे अपने बारे में नहीं पता। इसलिए कि अपने आप को जांचना बहुत मुश्किल है, दूसरों को जांचना सबसे ज़्यादा आसान काम है। इसलिए कि हमें शुरू से बिस्तरों क्या कहते हैं बैग्स में बांध दिया जाता है, एक डायरेक्शन दिखा दी जाती है, सिरात मुस्तकीम पे चला दिया जाता है, हमें पता नहीं दाने हाथ पे क्या है, बाएं हाथ पे क्या है, नीचे कितना है, ऊपर क्या है। ये सब चीज़ें जो है ना आपको अभी से डेवलप करना पड़ेगी। आपने अपनी जो कैपेसिटीज़ हैं उनको अभी से आपने उसको अंदाज़ा लगाना पड़ेगा, ट्राई करना पड़ेगा। एक दफ़ा आप लड़खड़ाएंगे, लेकिन वो बच्चा ओलंपिक चैम्पियन भी बन सकता है जो अपनी माँ की गोद से उठ के चल भी नहीं सकता था। तो इस तरीके से ये मेरा आपके लिए मैसेज है। बाकी आप जो मेरे बारे में मालूम करना चाहें, वो आप जो मेरी टेक्निक्स हैं देर ऑल अवेलेबल, मेरी वेबसाइट पे भी मेरे को मिल जाएंगी। तो मैंने रज़ी से बोला कि बजाय इसको कि मैं इनको अपनी टैक्सी को मैं धंसा के चला जाऊँ, कुछ ऐसी बातें करूँ जो आपको दिल को छुएँ। उम्मीद है कि मैंने अपना काम कर दिया। शुक्रिया। मेरी आवाज़ तो आ गई थी ना सब तक। माफ़ी अगर मैंने आप लोगों को मायूस किया तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। क्वेश्चन आंसर्स अलाउड? जी, क्वेश्चन आंसर अलाउड? बुढ़ापा आ गया, ऊंचा सुनता हूँ। क्वेश्चन आंसर्स अलाउड? ठीक। पहली बात तो ये कि थैंक यू वेरी मच, आई रियली एंजॉयड योर प्रेजेंटेशन। आप कह रहे थे कि आपकी प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन माशाल्लाह रियली एंजॉयड इट। मेरा दादा है और मुझे पता है कि आपकी बेशुमार तहरीरें हैं, आपकी बेशुमार प्रेजेंटेशंस हैं साइंटिफिक, लेकिन ये प्रेजेंटेशन जो आपने लाइव पर दी है, आई थिंक without having the benefit of seeing your previous presentations on science, I think this must be one of your best presentations. शुक्रिया, मेरा मकसद पूरा हो गया। और दूसरी बात यह है कि आपने कहा कि रज़ी और ज़फ़र जो है वो प्रेजेंटेशन के माहिर हैं। रज़ी भाई की बात मैं नहीं करता, वो वाकई माहिर हैं। ज़फ़र का जहाँ तक ताल्लुक़ है, आपको क्या मालूम कि अपने सीनियर्स को सामने बैठा देख के जब प्रेजेंटेशन देते हैं तो कितनी कांपे टांगती हैं। और आखिरी बात ये कि इसका मैं बता दूं, मैं जब भी स्टेज पे चढ़ता हूँ मेरी ज़बान गुम, होठों पे ताले, आंखों में अंधेरा और मेरा जहन माउफ हो जाता है। मैं समझ में नहीं आता कि मैं हवा देख रहा था, ज़मीन देख रहा था, कि निगाह में निगाह। तो ये एक जो है ना ये बैनुल अक़वामी मर्ज़ है, आप इसमें मुब्तला है तो परेशान ना होइए। आखिरी बात जो मैं
मैं कहने लगा था वो ये था कि जब हम आपका इंतज़ार कर रहे थे, हमारा ख्याल था कि शायद आप पहले अपनी टॉक देंगे, उसके बाद CPR का होगा, तो थोड़ा सा गैप आ गया था। तो ये पीछे कुछ बच्चे जो बैठे हुए देख रहे हैं आप, इनसे मैंने पूछा कि ये जो पोस्टर्स लगे हुए हैं इनमें से किसी ने दिए हुए हैं, किसी ने, जो लोग बैठे इनमें से किसी का है पोस्टर? तो 2 बच्चियाँ उठ के सामने आई, उन्होंने बताया कि इनमें से सबसे मैं नहीं पूछ सका, लेकिन औरों के भी होंगे, लेकिन 2 बच्चियाँ सामने आई। उनकी साइंटिफिक नॉलेज, उनकी प्रेजेंटेशन और उनका कॉन्फिडेंस, तो पहला वाला पोस्टर दरवाजे लिखा रहा है। आई थिंक अगर आपके पास टाइम हो तो शायद आपको छोटा सा ग्राउंड करने की जरूरत है। आई एम श्योर यू विल एंजॉय इट। थैंक यू। मैं आपको बताऊं, जैसे रजी को अभी मैं रजी के पास परसों खाने पे गया हुआ था, तो मैंने रजी को बताया मैंने कुछ ना जो बकबक करनी है, मैं प्लास्टिक सर्जरी की मीटिंग में वहाँ जा रहा हूँ, इंटरनेशनल फैकल्टी है वहाँ पे, लाइव सर्जरी भी परफॉर्म करनी है। तो मैंने कहा पहले मैं उनको प्रिंट आउट कर लूँ, मैं वहाँ पर लंदन में टाइम नहीं मिला था। तो इसने एक आर्टिकल देखा और मैंने उसको बताया कि मैंने इसे कैसे लिखा है। कहने लगा यार तुमने, बहुत ही ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आज तक किसी ने उसको उस एंगल से देखा ही नहीं है, और लोगों ने हज़ारों की तादाद में ऑपरेशन कर दिए, लेकिन इतनी सादगी से उसको ऐसा कर दिया कि जो भी शख्स आइंदा इस मौजू पे लिखेगा उसने मेरा रेफरेंस देना ही देना, क्योंकि वो जब पढ़ेगा तो उस पर ऐसी यूनिक इन्फॉर्मेशन जा रही है जो कि बहुत ही आम से डेटा से निकाली है आपने। तो उसने कहा यार मैंने तो हज़ारों कॉलेज सिस्टम्स कर लिए हैं, तो उसको मैं कैसे, मैंने कहा यार क्योंकि मैं कॉलेज सिस्टम का वो नहीं है, लेकिन इसमें आप जो है ना, आप हज़ारों चीज़ों में से लाखों करोड़ों, मगर गोता लगाना शर्त है, ठीक है ना, देखना उसका शर्त है, उसको जो ना उस अंदाज से उस एंगल को प्रोड्यूस करना शर्त है। बाकी तो चीज़ आपके हाथ में है सारी, आप इधर घुमा दें उधर घुमा दें, एस्थेटिशियन को दे दें, 2 मिनट में आपको सारी वो कर बनू के दे देगा। लेकिन साइंटिफिक जहन रखना बहुत ज़रूरी है। साइंटिफिक जहन जो है ना, कोई साइंटिफिक जहन जो है ना कोई नहीं आता। इंटेलिजेंस इज़ द लास्ट ऑन माई लिस्ट, मैंने उसका नाम भी नहीं लिया था आपके। डेडिकेशन, ऑनेस्टी, कमिटमेंट एंड डिसिप्लिन, मैंने इंटेलिजेंस का तो नाम ही नहीं लिया था। ये इंटेलिजेंस जो है ना कोई भी हो सकता है, लेकिन जहन का इस्तेमाल, हम सब जहन के साथ पैदा होते हैं, लेकिन कोई खड्डे खोद रहा होता है, कोई नोबेल प्राइज़ ले रहा होता है, जहन सबके पास होता है। जहन का इस्तेमाल करना ज़्यादा ज़रूरी है, उसके लिए तमाम ये 4 या हो सकता है और भी शराइ ज़रूरी हो। तो ये मैं कहूँगा आप जो है ना चीज़ों को दूसरे अंदाज से देखना शुरू करें, आपकी जहन की वुसअतें मज़ीद फैलेंगी, मज़ीद चीज़ें आपको नज़र आएंगी। जैसे लोग कहते हैं कि हमारे जो बुज़ुर्ग होते थे, वली अल्लाह होते थे, कहते उनको चीज़ें पहले वक्त से पहले चीज़ें नज़र आ जाती है। मैं इतना मजहबी तो नहीं, लेकिन ये बात आप देखें इसमें बहुत वज़न है कि आप पानी, गंदा पानी रखा होगा, अगर गदला होगा तो आपको तह नज़र नहीं आएगी, लेकिन जो बीना होते हैं, जो दाना होते हैं, जो अल्लाह से करीब होते हैं, उनको नीचे की तह वो तमाम गर्द के साथ नज़र आ रही होती है। तो आप इतनी, मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसमें चले जाएं आप, लेकिन ये है कि आप देखने का अंदाज जो है ना वो चेंज करें। आपको ऐसी दूर की चीज़ें नज़र आएंगी जो आपको आंखों से अभी ओझल हैं, और यही आपको आगे बढ़ाएंगी, यही हमारे माशरे को आगे बढ़ाएंगी, यही आपको दूसरों से जुदा करेंगी। और जैसे मैंने कहा कि आप में से हर शख्स वहाँ पहुँच, सब नहीं पहुँचेंगे लेकिन आप में से कोई भी वहाँ पहुँच सकता है, जिसकी मिसाल मैं खुद हूँ। अगर मैंने बोर किया हो तो माफ़ी चाहता हूँ मैं। You know that our Ibn Sina यूनिवर्सिटी, पहली जो हमारी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग हुई उसमें हमने फैसला किया कि कुछ लोगों को विजिटिंग प्रोफेसर्स बनाया जाए। तो उनमें से 2 इस वक्त हमारे साथ खड़े हैं, तो मैं आपके सामने इनको सर्टिफिकेट पेश करूँ।